पापा जी, मम्मी जी, यह क्या तरीका है? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब मैं ना हूं तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही केतन से बात करती हूँ। हमें कहीं अलग घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। आयुषी जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर बैठे रामायण देख रहे हैं, तो यह देखते ही उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन पति विनोद जी का अपमान सहन न हुआ, इसलिए बोल पड़ी। बोलते समय सोच लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे तो नहीं बात करनी चाहिए। वो तो आज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहां आ गई। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं वो। आज उनके घर में उनकी बहू उनसे ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया जीवन भर। एक एसी वगैरह बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से लगवा सकते हैं, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देखी। और यह आज अपने कमरे पर बड़ा अकड़ रही हो। यह भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर उन्हें बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। यह तो मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है, आयुषी ने कहा। आयुषी बेटा, यह घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है, और जिस पति की कमाई पर इतना इतर रही हो तुम शायद भूल गई हो, वह मेरा बेटा पहले है। वह तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं करते, वरना वह कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे से चले गए। विनोद जी और उर्मिला जी के दो बेटे केतन और कुणाल और एक बेटी काव्या है। केतन सिविल इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। उनके एक बेटा सृजन भी है। केतन का परिवार अपने माता पिता के साथ उनके बनवाए हुए घर में ही रहता है। बेटी काव्या भी ससुराल चली गई है। वहां वह सुखी है। माता पिता के पास भी बार बार आती जाती रहती है। सबसे छोटा बेटा कुणाल बाहर रहकर अभी पढ़ाई कर रहा है। विनोद जी अपने शहर के होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल सुपरवाइजर की सरकारी नौकरी भी है और अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जहां वह अस्पताल से आने के बाद बैठते हैं। आयुषी की बातों से आहत होकर विनोद जी और उर्मिला जी अपने कमरे में चले गए। दोनों के दिल पर गहरी चोट पहुंची थी। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया, उनके लिए कभी सुख सुविधा नहीं देखी, वही बच्चे अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। रात को जब केतन घर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता उदास हैं। उसने कारण पूछा तो उर्मिला जी ने टालने की कोशिश की, लेकिन पिता के आंसू बेटे से छुप न सके। आखिरकार उन्होंने सारा किस्सा सुना दिया। केतन का खून खौल उठा। उसने तुरंत आयुषी को बुलाया और गुस्से में कहा, आयुषी, तुमने माँ पापा से ऐसी बातें कही? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी हर जरूरत पूरी की, जिनकी मेहनत से ये घर खड़ा हुआ, जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुंचे। आज तुम इन्हें उनके ही घर में पराया कर रही हो। आयुषी ने तर्क दिया, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ कि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिले, अपनी दुनिया हो। इस बार विनोद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, प्राइवेसी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए बुजुर्गों को अपमानित करना जरूरी नहीं है। हम तो बस थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठना चाहते थे। अगर तुम्हें हमसे इतनी परेशानी है तो हम तुम्हारे लिए नई एसी लगवा देते हैं। उनकी आंखों में आंसू और आवाज में बेबसी देखकर आयुषी का सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से और स्वार्थ में कितनी बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह वह चुपचाप ससुर जी से आयुषी ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन विनोद जी और उर्मिला जी के दिल की चोट इतनी गहरी थी कि वह भीतर ही भीतर टूटने लगे। उम्र का असर और मानसिक दुख ने
धीरे धीरे उनकी सेहत बिगाड़ दी। एक दिन विनोद जी क्लिनिक से लौटते समय अचानक रास्ते में बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक हुआ है। यह सुनते ही आयुषी का कलेजा कांप गया। वह बार बार सोच रही थी, अगर कुछ हो गया तो। मैंने कितनी बार इन्हें रुलाया, कितनी बार अपमान किया, और उन्होंने कभी भी मुझे कुछ कहकर जवाब तक नहीं दिया। अस्पताल के बेड पर पड़े विनोद जी ने जब आयुषी को पास देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हें परेशान करने का मेरा इरादा कभी नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी प्राइवेसी में दखल देते हैं तो हम कल ही पुराने मकान में चले जाएंगे। यह सुनकर आयुषी जोर जोर से रोने लगी। उसने उनके हाथ पकड़कर कहा, पापा जी ऐसा मत कहिए, मैं ही गलत थी। आप कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। मैंने हमेशा सोचा कि यह घर सिर्फ मेरा और केतन का है, लेकिन आज एहसास हुआ कि इस घर की नींव ही आप दोनों हैं। अगर आप नहीं रहे तो यह घर तो बस चार दीवारें रह जाएगा। आंखों से बहते आंसुओं में उसकी सारी जिद और अकड़ बह गई। उधर उर्मिला जी अपने पति की हालत देखकर पहले से ही टूट चुकी थी। उन्होंने बेटे और बहू से कहा, बच्चों हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि हमारे जाने के बाद भी तुम कभी हमें मन से अलग नहीं करोगे। माता पिता का असली घर उसके बच्चों का दिल होता है। अगर वहां जगह न मिले तो फिर कहीं जगह नहीं मिल सकती। केतन ने सिर झुकाकर कसम खाई कि अब वह कभी माता पिता को दुखी नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद विनोद जी की तबीयत थोड़ी संभली, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि अब उन्हें ज्यादा तनाव और तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। उस दिन से आयुषी ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने उनके हर सुख दुख का ध्यान रखना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें तकलीफ होती सबसे पहले दौड़कर वहीं पहुंचती। वह अक्सर रात को उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देखती कि कहीं उन्हें नींद में पानी की जरूरत तो नहीं, कहीं दवा लेने का समय तो नहीं भूल गए। अब उसे एहसास हो चुका था, माता पिता के बिना घर सिर्फ घर नहीं बल्कि खालीपन से भरी दीवारें हैं। अच्छे सास ससुर भी माता पिता के जैसे ही होते हैं। दौलत हो या ना हो, लेकिन सिर पर माँ बाप का साया हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। माँ बाप का साया सिर पर है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि यह साया जब उठता है ना तब जिंदगी भी वीरान लगती है। पिता का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है, जो हर मुश्किल में मजबूती और सहारा देता है।